हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन की आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल। तो जैसा कि आप लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को चारों मैप के टुकड़े मिल चुके थे और जब वो उन्हें जोड़ता है तो उसे पता चल जाता है कि जो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस है वो 3 साल बाद अपीयर होगी, मगर उसे फिर भी नहीं ले सकता क्योंकि उसे कम से कम दाओशिंग लेवल तक पहुँचना होगा। क्योंकि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो 3 साल के अंदर किसी भी कीमत पर दाओशिंग लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। लेकिन तभी मास्टर जियान को बताते हैं कि एक तरीका है कि जिसकी मदद से वो दाओशिंग लेवल तक बैक टू कर सकता है, और वो है एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट, जिससे जियान जो होता है थोड़ा हिचकिचाता है मगर फाइनली उसके लिए मान जाता है। और फिर यही से स्टार्टिंग होती है नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे जो जियान होता है वो मास्टर और अपनी गैंग के साथ निकल जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए, और पूरे सेंट्रल पर्ट के अंदर बुद्धिस्ट आर्ट ट्री की न्यूज़ फैल चुकी होती है। तो इस वजह से बहुत सारे और इवन जो कई सालों से छुपे होते हैं वो सभी लोग बाहर निकल आते हैं, क्योंकि दाओशिंग एक लेवल नहीं बल्कि सेंट्रल प्लेन के अंदर एक ब्रांड है। क्योंकि उसे बहुत बोला जाता है कॉन्टिनेंट की पीक, यहाँ तक कि बहुत सारी सेक्शन और बहुत सारी बॉडी बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे। वेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जान जा सकती है, मगर ट्रेजर इतना बड़ा है कि जिस वजह से वो अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से छोटे मोटे चेंगू मंगू भी उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि दाओशिंग हर वॉरियर के लिए एक सपने की तरह है, जिसे वो पाने के लिए पूरी ज़िंदगी कल्टिवेशन करते हैं, मगर वो फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मगर बुद्धिस्ट आर्ट ट्री ऐसी चीज़ है जिससे उनका सपना पूरा हो सकता है। इन्हीं सभी रीजनों की वजह से पूरा सेंटर फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुका था। मगर वहीं पे हमारा शाओयान, जिसे अभी के लिए स्टूडियो ने जोकर बना दिया है, वो एकदम फॉलिंग स्टार के अंदर चिल मोड में होता है, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत इंजरीज आई थी। इस वजह से वो सबसे पहले अपने आप को हील करता है, मगर हील होने के बाद भी अपने रूम से माइंड नहीं आता, बल्कि वो तुरंत ही रिट्रीट के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। क्योंकि मास्टर ने उसे ऑलरेडी धमकी दे दी थी, अगर वो दाओशिंग लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है फिर वो उसे किसी भी कीमत पे नहीं लेने देंगे। और मास्टर ने एक बार बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, क्योंकि वो सल्लू आई की फैन है, क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसी वजह से शाओयान होता है वो अपने नेक्स्ट गोल के ऊपर फोकस करता है, और वो होता है एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री, क्योंकि यही उसके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है दाओशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने की। अगर उसके हाथ वो लग जाता है बुद्धिस्ट हार्ट, तो वरना तो जब प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगी तब शाओयान उसे बस खड़े खड़े होकर दे सकता है, उसे ले नहीं सकता। और ये चीज़ उसके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो अभी के लिए किसी को लेते हुए उसे नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसके लिए सेटिंग की तरह है। इसी वजह से अगर बुद्धिस्ट हार्ट चाहिए तो 20 टीम में जाकर इतनी पावरफुल सेक्शन के बीच में, जहाँ पर उसे यानी से भी ज़्यादा पावरफुल लोग मिल सकते हैं, तो उसे सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना होगा वहाँ जाने के लिए। और उसे अगर कम टाइम के अंदर पावरफुल बनना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है दाओ स्किल को सीखना। इसी वजह से शाओयान डिसाइड करता है कि टियांग क्लास की मेथड और अपनी दाओ स्किल को ऐड करना होगा किंग कांग बॉडी क्लास, जो उसे हाल ही में मिली है। अगर वो उसे सही प्रैक्टिस कर लेता है तो जो उसका कॉन्फिडेंस होगा बीच टीम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास एक और थ्रोप का टिक्का होगा। इसलिए जो शाओयान होता है वो तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और निकल देता है उसका स्क्रॉल, और उसे खोल देता है, उसे रीड करने लगता है। जहाँ पे कुछ देर रीड करने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रेट क्रिएशन पाम जैसी बिल्कुल भी नहीं है ये टेक्निक, ये बहुत ही ज़्यादा साधारण है। अगर वो सभी स्टेप को सही से फॉलो करता है, प्रैक्टिस करता है, तो बहुत ही जल्दी इस दाओ स्किल्स को सीख लेगा। इसलिए तो शाओयान होता है तुरंत उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालता है और उसकी सारी इनेशन को रीड कर लेता है, जहाँ पर शाओयान को पता चलता है कि ये क्लास टेक्निक है, और इसे अगर कोई परफॉर्म करता है तो उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और एकदम पत्थर की तरह, अगर इस नॉवेल की भाषा में बोला जाए तो आर्मर टाइटन बन जाएगा। अगर अपनी अटैक टाइटन देखी होगी तो इस बॉडी का जो मैक्सिमम साइज होता है तो 99 फीट होता है, जो कि ऑलमोस्ट उसी के साइज की होती है। और फिर इसके बाद शाओयान की जो पावर होगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ पे जैन एक पंच के अंदर पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है, अपने एक ही पंच से ज़मीन को फाड़ सकता है। और ये सब योन के एक्साइटमेंट, और ये सब शाओयान की जो एक्साइटमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर वो एक पल की देरी नहीं करता और
प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर शाओयान को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती इस प्रैक्टिस करने में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यंग पास दाव स्किल्स होती है, भले भले वो अलग अलग हो मगर उनकी जो रूट होती है वो एकदम सेम होती है। बस सभी की जो ब्लड और दाव की फ्लो करने के जो स्टेप होते हैं थोड़े अलग होते हैं। जहाँ शाओयान को इस दाव की स्किल को सीखने के लिए अपनी बोनस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड को भरना है, जिससे उसके जो मसल और बॉडी होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। और अगर किसी की बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो उसकी बॉडी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो सकती है, मगर शाओयान के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी कई चीज़ से रिफाइन हो चुकी है और उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें भी है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो पूरी तरीके से परफेक्ट है किंग क्लास बॉडी को सीखने के लिए। मगर तभी अचानक से शाओयान की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट बाहर निकलने लगती है और उसकी जो मसल होते हैं वो स्ट्रेच होने लगते हैं और इस पर उसकी हड्डियाँ की चटकने की आवाज़ आ रही होती है। और कुछ ही पल के अंदर शाओयान की जो बॉडी होती है वो एकदम डबल हो जाती है। अब वो बन चुका था एकदम हट्टा कट्टा मजबूत मॉन्स्टर, मगर तभी अचानक से कुछ दिन पाँच हो जाती है, जिस वजह से जान की जो बॉडी होती है वो कुछ ही पल के अंदर सिक हो जाती है और वापस आ जाती है अपनी नॉर्मल फॉर्म में। फिर तुरंत ही अपनी आंखों को शाओयान खोलता है और उसके मुंह से काफ़ी सारा खून बाहर आता है और गिरता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इस किंग क्लास बॉडी को प्रैक्टिस करने का साइड इफेक्ट यहाँ पे शाओयान की काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट चुकी होती है और काफ़ी सारे मसल फट चुके होते हैं। इसी वजह से अंदर का जो माहौल था वो थोड़ा सा खराब होता है शाओयान की बॉडी का, इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। और ये सब महसूस करने के बाद शाओयान अपने मन में बोलता है कि आखिर इस दाव को सीखने के लिए इतनी खास रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि इसे एक नॉर्मल बॉडी वाला की जैसे मैं जो कि इसे सीखते इतना इंजर्ड हुआ, दूसरा कोई होता तो वह मर जाता, स्किन फटने से मसल बाहर निकल आएंगे। मगर साथ ही शाओयान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि नो पेन नो गेन। इस वजह से शाओयान अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है, क्योंकि एक उसकी बॉडी यूज टू हो जाती है तो जब इस फ्यूचर में इस दाव स्किल को परफॉर्म करेगा उसे पेन नहीं होगा और साथ ही उसके पास खतरनाक पावर होगी। इस वजह से शाओयान होता है वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे फिर से गोल्डन लाइट चमकती है और उसकी बॉडी सॉइल होना स्टार्ट हो जाती है, फिर से कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर से वो सिंक हो जाती है और ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। जहाँ पे शाओयान उल्टिया कर देता है, उल्टिया करता रहता है और उसकी हालत बहुत टाइट हो जाती है, मगर शाओयान फिर भी हार नहीं मानता और ऐसा लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। जहाँ पे सेंटर प्लान की हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं, क्योंकि अब पता चल चुका था कि बच्चे के जो एंशिएंट प्रतिष्ठा की न्यूज़ है वो एकदम कंफर्म है। इसी वजह से लोग अपनी बोरिया बिस्तर उठा के निकल चुके थे। हर एक इंसान बुद्धिस्ट ट्री को देखने चाहता था और इसी वजह से वो सीन कट हो जाता है और हमें बीस्ट रेलम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक ही बहुत पावरफुल एनर्जी फैल जाती है चारों तरफ, जो कि बड़े बड़े पूरे बीस्ट रेलम को कवर लेती है। यहाँ तक कि एनर्जी सेंस होती है वो सेंटर प्लान की बाहर भी महसूस की जा सकती है। बुद्धिस्ट ट्री वो फाइनली सभी लोगों के सामने अफेयर हो चुका था पूरी तरीके से और इसी वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है, जहाँ पे जो डिसिपल होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और जो एल्डर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और सभी का टॉपिक होता है बुद्धिस्ट ट्री। मगर तभी अचानक से कोस्ट प्लेन से एक बड़े पैलेस के अंदर होता है एक ब्लास्ट, जिस वजह से पूरी छत टूट जाती है और अंदर बहुत ही पावरफुल गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और इस वजह से सभी जो डिसेबल थे और फेडर होते वो तुरंत ही उसी डर की तरफ देखने लगते। तभी अचानक से उसी रूम से निकलता है एक बहुत बड़ा जॉइंट, जिसकी हाइट कम से कम 70 फीट होती है। तभी जो बड़ा सा गोल्डन जॉइंट होता है वो एक जोर की दहाड़ मारता है, जिस वजह से पूरी पावरफुल सोनी बन जाती है और पूरे फॉलिंग स्टार के अंदर फैल जाती है और आसपास जिसने एल्डर खड़े हो चुके थे वो काफ़ी दूर तक लुढ़क जाते हैं और घुर घुर के साथ उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं कहाँ है इतना खतरनाक पावरफुल हो रहा, यहाँ से में आ रहा है, अगर इसने गलती से हमें मार दिया तो हमारी पिटबॉल बन जाएगी, पता नहीं कहाँ जाके गोल होगा हमारा। और ये सब बोलने वाले कोई नॉर्मल लीडर नहीं होती, जहाँ पे सबसे कमजोर बंदा होता है डाउ जोन के 1 स्टार पे और फिर जो उनमें सबसे पावरफुल होता है डाउ जोन के 9 स्टार पे। मगर फिर भी उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी इस बड़ी सी जॉइंट बॉडी के पास जाने की भी। मगर तभी यहाँ पे 4-5 एल्डर और आ जाते हैं, जिस वजह से उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो तुरंत ही फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, उस गोल्डन जॉइंट बॉडी को चारों तरफ घेर लेते हैं और बोलते हैं अगर इसने कुछ भी आवा करने की कोशिश की तुरंत ही टूट पड़ना और सभी लोग एक साथ अटैक करना। तभी अचानक वहाँ एंट्री मारते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के दिग्गज लोग, मतलब लिटल फ्री, डॉक्टर और प्यून मेडुसा और लेजेंड फैन जल्दी। यहाँ पे मास्टर जाओलो भी आते हैं और हंसने लगते हैं और बोलते हैं अरे ये तो किंग कांग क्लास बॉडी है, सच में इसकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा कमाल है। ये सब सुनकर घबराते हैं एल्डर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं पेवेलियन चीफ आखिर ये खतरनाक बंदा कौन है। यह सुनकर मास्टर हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये मेरा शाओयान है। ये सुनकर सभी एल्डर डिसेबल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षस बंदा अभी के लिए उनका यंग मॉन्स्टर है। वहीं पे जो शाओयान होता है वो सभी लोगों पे फटे मुंह देखकर हंसने लगता है और फिर से उसकी जो बॉडी होती है वो सिंक होने लगती है और कुछ ही पल के अंदर वो नॉर्मल स्टेज के अंदर जाता है
मगर इस बार वो अपने मुंह से खून नहीं फेंकता, मगर हालत थोड़ी टाइट हो जाती है और इसी वजह से शाओयान होता है वो थोड़ा निराश होते हुए बोलता है, भले ही मैंने अभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हो, मगर फिर भी अभी के लिए इसकी पूरी स्ट्रेंथ को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। जो बॉडी है वो अभी के लिए 70 फीट की है और इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो 99 फीट की है। यह सब सुनकर मास्टर शाओयान के हौसले को बढ़ाते और बोलते हैं, छोरे ज़्यादा लालची मत बन, अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम 15 दिन के अंदर 70 फीट तक पहुंचे हो और यह सब तुम्हारी स्पेशल बॉडी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी की काफ़ी सारी चीज़ों को रिफाइन किया है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वरना अगर कोई नॉर्मल वॉरियर होता तो 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये सुनकर शाओयान होता है वो हमें नोट कर देता है क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था। वो बस अभी के लिए इसकी ट्रू स्ट्रेंथ को इसलिए रिलीज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी अभी के लिए उस स्ट्रेंथ को संभाल नहीं पा रही है। अगर उसके थोड़े बहुत मिनरल मिल जाते हैं और अपनी बॉडी को रिफंड कर लेता है तो वो 100% श्योर था कि इसकी ट्रू स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकता है। तब शाओयान की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो जाएगी, जहाँ पर वो एक पंच के ही अंदर डाउनशाइन लेवल के पीक की बॉडी को मार सकता है। और साथ ही उसे ऐसा लगता है कि जब वो बीस्ट रेलम की तरफ निकलेगा तो उसे काफ़ी सारे ट्रेजर्स भी मिलेंगे। इस वजह से वो जर्नी के बीच में अपनी बॉडी को रिफाइन कर लेगा और फिर से उसके बाद जो पिंक कॉन्ग ग्लास बॉडी की पिस्टन को एनालाइज कर पाएगा जो कि होगी 99 फीट की। लेकिन तभी जो मास्टर होता है एकदम फुल सीरियस हो जाते हैं और शाओयान से बोलते हैं, हमें जो ऑप्शन के अंदर न्यूज़ मिली थी वो पूरी तरह से कंफर्म कर ली है, मैंने वो एकदम सही से सुना है। शाओयान होता है वो सीरियस हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब बहुत सारी पॉपुलर सेक्शन ऑलरेडी निकल चुके होंगे बीस्ट की तरफ। ये सुनकर मास्टर बोलते हैं, हाँ, क्योंकि चीज़ ये ऐसे है जैसे हर एक सेक्शन पाना चाहते हैं, यहाँ तक कि टॉप सेक्शनों को छोड़कर, यहाँ तक कि जो एंशिएंट सेक्शन है वो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है। इस वजह से उनमें बहुत सारे वॉरियर आएंगे। इसलिए अगर बीस्ट रीजन के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर तुम सॉल्व ना कर पाओ तो फिर मैंने तुम्हें जो स्पेशल टोकन दिए है तुम उसे तोड़ देना, जिसके बाद मुझसे जल्दी जितना जल्दी हो सके तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आने की कोशिश करूँगा। यह सुन के शाओयान होता है वो खुश हो जाता है, मगर उसे एक छोटी सी टेंशन होती है। वो टेंशन दुश्मनों की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की होती है। मगर तभी वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि वो दिन एक दिन तो आने वाला है, इस वजह से मुझे उसके लिए अभी तैयार रहना होगा। और फिर मास्टर बोलते हैं कि मैं अभी के लिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि मुझे फॉलिंग स्टार प्रोविजन को गार्ड करना है, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगर तुम्हें गड़बड़ दिखाई दे तो फिर तुम तुरंत ही टोकन तोड़ देना, जिसके बाद पूरी दुनिया में हाथ आने लग जाए मगर तुम्हारा मास्टर तुम्हारे पास पहुँच ही रहेगा। यह सुन के शाओयान होता है वो हमें नोट कर देता है और बोलता है, मास्टर फिर हमें कब निकलना है। जिसके बाद मास्टर बोलते कि अभी क्योंकि तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी 15 दिन से ट्रीट के अंदर इस बीच तुम्हारी बहुत सारी पॉपुलर सेक्शन ऑलरेडी उसके लिए निकल चुके हैं। जिसके बाद शाओयान बोलता है, ठीक है तो हम निकलते हैं, जिसमें लिटिल फेरी डॉक्टर और दूसरी क्वीन मेडुसा, क्विंगली और एक फॉलिंग स्टार में उनका एल्डोलॉजिस्ट का पावर लेवल है डॉज के 9 स्टार, और यहाँ तक कि क्वीन मेडुसा जो लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों का लेवल 8 स्टार डाउन पहुंच चुका था, जिस वजह से वो दोनों अपने हाथों को कंबाइन कर लेती है और एक 9 स्टार की बॉडी से भी फाइट कर सकती है। और फिर जो क्विंगली है वो एक हरी तीखी मैच की वाली जिसके पास जेड ग्रीन आइस, जिस वजह से बेस्ट रियलम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कमा सकती है क्योंकि वो बहुत सारे मैजिकल बीस्ट को अपने जेड ग्रीन आई की मदद से कंट्रोल कर सकती है। और इन सभी रीजनों की वजह से शाओयान का ग्रुप भले ही अभी के लिए छोटा है मगर उसके जो मेंबर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से उनके सामने एक हाथ नहीं आ जा सकता, तब इन्हें रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से शाओयान होता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से निकल जाता है, मगर जो मिस्टी रियलम था वो फॉलिंग टॉस से काफ़ी ज़्यादा दूर था और इसी वजह से शाओयान की जो टोली होती है वो काफ़ी सारी बोमों को यूज़ करती है और जाके रियलम की बॉर्डर पहुँच जाती है। इसी बीच से काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है और अभी के लिए शाओयान की जो टोली होती है वो टाउन के अंदर रुकी होती है जो कि बीस्ट रियलम के बॉर्डर के ऊपर होता है। इस वजह से यहाँ से वैसे तो कभी भी भीड़ नहीं होती मगर अभी के लिए पूरा टाउन होता है एकदम खचाखच भरा हुआ होता है और यहाँ पे शाओयान इस जगह पे रुकने का रीज़न होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, क्योंकि वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट है। इसी वजह से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसे मुंह उठाकर अंदर एंटर कर जाता तो फिर उसे काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना कर पड़ सकता था। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।